Hello students, today we are going to discuss another application of Gauss law. We are going to find out the electric field intensity due to a thin spherical shell. किसी spherical shell की वजह से कोई बाहर कोई पॉइंट है या उस सेल की सरफेस पर है या अंदर है, इन तीन केसेस में हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का पता लगाने वाले हैं। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों है? बिकॉज ऑफ द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? उस स्फेरिकल शेल में। तो शेल क्या होता है? कोई एक ऐसी सर्कुलर डिस्क जिसका बीच का पोर्शन हम निकाल दें, एक्सट्रैक्ट कर दें, तो वो जो शेप बनेगा वो होगा स्फेरिकल शेल। जैसे ये एक मेरे पास दिख रहा है, आपको कैमरे में दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है? इसका अंदर का देखिए पोर्शन, ये देखिए मैं नजदीक लेके आया हूं, अंदर खाली है और बाहर एक आउटर सरफेस है। तो इस तरीके की कोई चीज, अभी अंदर का भूल जाइए आप, ये आप चौड़ी पट्टी याद रखिए। तो इस तरीके की कोई चीज स्फेरिकल शेल कहलाती है, इट इज नोन एज स्फेरिकल शेल। और उस स्फेरिकल शेल पर एक चार्ज क्यू है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी उस स्फेरिकल की सरफेस पर स्फेरिकल, ये जो हमारे पास ये स्फेरिकल शेल है, ये पूरी पट्टी है और इस पर ये चार्ज हमारा लाई कर रहा है। ठीक है, बाहर से देखेंगे तो ये भी स्फेरिकल शेल जैसा ही है, लेकिन जो हमारा अभी असली वाला जो मुद्दा है वो ये स्फेरिकल शेल है, ये स्फीयर है और ये पूरा इसका एक शेल का शेप है। अभी हमारे पास ये चीज है कंसीडरेशन में, समझिएगा। अब हमें लग रहा है मैं ज्यादा स्पेसिफिकली आप लोगों को समझा पा रहा हूँ अपनी बात। ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है और इस पर हमने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये स्फीयर था तो इसकी कोई रेडियस होगी, इसकी जो रेडियस थी वो आर है, टोटल जो रेडियस है इसकी वो आर है। अब हमने किया क्या है, ये आर यहां तक है, ठीक है। हमने किया क्या है, हमारा पहला जो केस है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं एट एनी आउटसाइड पॉइंट लाइंग ऑन द at any outside point which is lying outside the spherical shell। तो हमें यूज क्या करना है? गॉस लॉ यूज करना है। तो गॉस लॉ सबसे पहले ये कहता है कि जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वहां से आप क्या ड्रॉ करेंगे? एक गॉसियन सरफेस। तो ये हमने P के थ्रू O को ही सेंटर मानकर, कॉन्सेंट्रिक विद O, वी हैव मेड अ स्फेरिकल सरफेस विच इज गॉसियन सरफेस। इस पॉइंट P पर हमने O को सेंटर मानकर एक अनदर R रेडियस का, ये स्मॉल r है, इस रेडियस का एक स्फीयर खींचा, ये डॉटेड, उसको हमने कहा गॉसियन सरफेस। और ये गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए? इट मस्ट कंटेन द चार्ज। तो इसने इस पूरे चार्ज को, इस सेल के चार्ज को अपने अंदर कंटेन कर लिया है, यहाँ पर चार्ज है, पूरा कंटेन है। अब इस पॉइंट P पर हम गॉस लॉ लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये हमारी स्फेरिकल सेल है। अब एक चीज समझिएगा, जब हमने स्फेरिकल सेल पर चार्ज दिया तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यानी यहां से यहां से यहां से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं, इन टर्न हम ये कहें कि जो भी इस सेल का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो जितनी भी लाइनें यहां से निकलेंगी वो इस गॉसियन सरफेस से भी पास होंगी, स्प्रेड आउट हो रही होंगी, वो यहां से भी जाएंगी, यहां से भी जाएंगी, यहां से भी, हर जगह से जाएंगी वो। तो कहने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू यहां पर होगी, इस सेल पर होगी, उस गॉसियन सरफेस पर जो हमने स्फेरिकल शेप में ड्रॉ करी है, उसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही होगी। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गॉसियन सरफेस पे हमेशा कांस्टेंट रहती है। कैसे रहती है? क्योंकि वो वहां पर सेम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं। अभी मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। अभी आप ये समझिए, बाहर वाली सरफेस हमारी गॉसियन सरफेस है और अंदर हमारे पास स्फेरिकल शेल है, और इस शेल की वजह से हमें कोई डिस्टेंट पॉइंट P पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो हम पहले निकाल रहे हैं एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, इसको हमने P कह दिया। सारा मसाला रेडी है। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? इलेक्ट्रिक
फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही किसके इक्वल होगा, गॉस लॉ के। तो इस स्फेरिकल सेल का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है उस पॉइंट पी पर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई क्या कहलाता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds। ये तो आपको डेफिनेशन से पता है। अब लगाने से पहले अब यहां आ जाइए, इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रेडियली आउटवर्ड, इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, ठीक। और इस सरफेस पर कोई भी एरिया एलिमेंट लेंगे वो भी कहां होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो जो स्फीयर के केस में हमने लिया था जब गॉस लॉ प्रूफ कर रहे थे या कूलॉम लॉ निकाले थे गॉस लॉ से, तो सेम यही डायरेक्शन वहां भी थी। तो ई और ds क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, यानी दे आर हैविंग एंगल बिटवीन देम एज 0। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पर उस थीटा की वैल्यू क्या है, 0। तो merely we will get E will come out from the integration part. As I have already told you, E remains constant. This will not take part in integration. The overall integration will be due to the spherical shell. Shell की वजह से निकालना है। तो इस स्फीयर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। डस्टर कहाँ है, तो ये हमारे पास हो गया 4 पाई r स्क्वायर। गॉसियन सरफेस, सॉरी ये हाँ रेडियस गॉसियन सरफेस के रखेंगे, आई एम सॉरी। जो पॉइंट P जिस डिस्टेंस पे है उस डिस्टेंस, उस स्फीयर का हमारे पास सरफेस एरिया। इस वाले स्फीयर का पूरा इस सेंटर से जो हमने गॉसियन सरफेस खींची उसकी रेडियस r थी, तो उसका जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया वो आ गया E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये क्वेश्चन 1 हो गई। नाउ अप्लाइंग गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रही है, Q, ठीक। तो हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करे दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का LHS सेम है। E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। तो आप अगर गौर से देखेंगे ये वही वैल्यू है जो किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से कोई डिस्टेंट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। सेम वही आ गया ना, यही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी लग रहा है यहाँ पर। तो जब आपने पहले के लेक्चर्स में देखा होगा कि कोई प्लस चार्ज रखा है और वहां से कोई पॉइंट P है जो r डिस्टेंस पर है, तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही आती, यानी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द स्फेरिकल सेल इज सेम एज द होल चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट ए सिंगल सेंटर O। ऐसा लग रहा है सारा का सारा चार्ज, पॉइंट चार्ज है, वो एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, सेम वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक। अब ये एक सरफेस है और स्फीयर है, तो सरफेस के लिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे। अब हम इसमें 3 केस लगाने वाले हैं इस इक्वेशन में। हम ये मान ले रहे हैं, ऊपर की हेडिंग में मिटा दे रहा हूं, ये ढंग से समझ लेंगे तो स्फीयर वाला या जितने भी एप्लीकेशन है सब समझ जाएंगे। ये मैं मिटा दे रहा हूँ, फाइनल डेरिवेशन आपके सामने लिखा हुआ है, इसी को केवल ध्यान रखिए, ठीक। अब केस पहला हम ये लगा रहे हैं, एफ हम ये मान लें कि सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो कहने का मतलब दैट इज सिग्मा का मतलब क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया। और वो एरिया किसका होगा, यहाँ पर सोच के बताइए, कुछ दिमाग में आ रहा है कि नहीं, किसका एरिया हो सकता है यहाँ पर, बोलिए। इस स्फेरिकल शेल का, इसका, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सेल पर, ना कि गॉसियन सरफेस पर। गॉसियन सरफेस पर तो है नहीं, गॉसियन सरफेस इस चार्ज को कंटेन कर रही है, ठीक। तो हमारे पास जब यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो एरिया किसका लेंगे,
एरिया हम स्फेरिकल शेल का लेंगे। क्यों? क्योंकि वो चार्ज कहाँ है, किस एरिया पर है, वो स्फेरिकल शेल पर है। नॉर्मली यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है, इसका एरिया लें कि इसका एरिया लें। केवल इसका एरिया लें क्योंकि वो चार्ज किस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फेरिकल शेल पर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, रेडियस r है 4 पाई r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, तो यहां से Q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, इसको इस इक्वेशन में हम, इस Q की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करने वाले हैं। तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू हो गई सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, 4 पाई तो हम लिख लेते हैं इसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी एट पॉइंट P lying outside the spherical shell। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द एरियाज ऑफ गॉसियन सरफेस और हमारे पास जो हमने स्फेरिकल शेल लिया है, और ये डेरिवेशन है फॉर r इज मच ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, तो R जो है हमारे पास, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है। अब हम एक केस और लगा सकते हैं क्या, कि अब किसी के मन में प्रश्न आ सकता है, देयर मस्ट बी ए कॉमन क्वेश्चन, इफ दिस पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, मींस ये पॉइंट अब कहां उठ के आ रहा है, इस पॉइंट पर, इसकी सरफेस पे। तो हमने कहा अब ये पॉइंट यहां उठ के चला आया है, यानी दिस R हैज बीन इक्वल टू दिस R। उस केस में इस गॉसियन सरफेस की रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी, इस कैपिटल R के, यानी फॉर द केस इन विच द पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस, दूसरा हम कह सकते हैं फॉर द केस इन विच द पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, देन बोथ रेडियस विल बी इक्वल। तो R इक्वल टू R हो जाएगा। इस इक्वेशन में R की वैल्यू R पे इक्वल रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल, दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब R इक्वल R होगा तभी हमें मैक्सिमम फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी। अब कोई ये भी सोच सकता है कि पहले पॉइंट बाहर था, आउटसाइड था, फिर उस सरफेस पे आया, अब अगर सरफेस के अंदर चला गया, तो आप यहां देखिए, इमेजिन करिए, देखिए हमारे पास ये स्फेरिकल शेल है, और इसकी सरफेस पर सारा चार्ज है। अब हमने कहा ये R रेडियस का था, अब हमने कहा कि हमारे पास जो पॉइंट है वो कहां चला जाए, इसके अंदर आ जाए, कहीं इस सेल के अंदर। तो मान लिया वो पॉइंट P यहां है, तो हम P से क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे जिसकी रेडियस है स्मॉल r, जहां पर R की वैल्यू लेस देन है कैपिटल R से, यानी चार्ज कहाँ है, बाहर, और गॉसियन सरफेस ये हमारी, ये गॉसियन सरफेस है, ये कहाँ आ गई, इसके अंदर। अब यहां पर नियम ही वो गलत हो गया। क्या गलत हो गया, गॉसियन सरफेस मस्ट कंटेन द चार्ज, नेट चार्ज। अब अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, क्यों, क्योंकि सारा का सारा स्फेरिकल शेल की सरफेस पर चार्ज लाई कर रहा था। तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस वो कितना हो गया, 0। तो उस केस में जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, E डॉट ds इक्वल टू गॉस लॉ यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और उस दशा में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी हमें 0। यानी उस केस में जब गॉसियन सरफेस पर कोई चार्ज है ही नहीं, तो गॉस लॉ लगेगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी ही नहीं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ दिस डेरिवेशन कि इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, आउटसाइड कम होगी, मिनिमम यानी 0 अंदर होगी, और मैक्सिमम जब R इक्वल टू R हो जाएगा जब वो पॉइंट उसकी सरफेस पर आ जाएगा। तो ये सेल का जो कंस्ट्रक्शन है वो समझना जरूरी है।
अब हमारे दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये R के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, तो हम इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, चलिए देखते हैं। ये आपके सामने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, यानी वो पॉइंट P जो है वो सेंटर से किस तरीके से वेरी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगी, उसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। तो हम अंदर से शुरू करते हैं। अंदर के केस में क्या था कि जब पॉइंट P was lying inside the spherical cell, in that case the Gaussian surface enclosing the net charge was 0, so we didn't get any electric field। तो जब हम R इक्वल 0 से लेके R तक गए, उस दौरान इस पीरियड में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। और जब R इक्वल टू R पर पहुंचे तो हमें क्या मिली, मैक्सिमम वैल्यू मिली। तो पहला क्या पॉइंट कह रहा है कि E की वैल्यू 0 है फॉर R वेरिंग फ्रॉम 0 टू R। इस पूरे गैप में यहां तक वैल्यू क्या है, 0 है। और जैसे ही वो R के इक्वल हुआ, अंदर से हम ये यहाँ पर आप न्यूटन फिजिक्स देखेंगे तो वहां पर इस तरीके का भी उन्होंने एक ग्राफ बनाया हुआ है। यहाँ पे सेल ले लिया है, यहाँ पर हम सेल ड्रॉ कर सकते हैं, जगह कम है। ये R इक्वल टू R हो गया, ये 0 हो गया। फिर हम बाहर निकले, ये मैक्सिमम हो गया। बाहर निकलने पर हमें पहले से पता है कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इनवर्स स्क्वायर लॉ को वहां फॉलो करता है। और ये ऑटोमेटिकली एक पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोला इस तरीके का बनेगा, इस क्वाड्रेंट में बनाइए चाहे इस क्वाड्रेंट में बनाइए। तो हमने ये वाला लिया हुआ, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल टाइप का कुछ ऐसा ग्राफ आता है। तो ये E प्रोपोर्शनल टू 1/r² को डिनोट करता है। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू E की हो रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और इस पोर्शन में उस E की वैल्यू 0 है। और ये ग्राफ पैराबोला का है, ठीक। अब इसी से मिलती जुलती समस्या है एक, कि आप स्फीयर की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। बिल्कुल सेम रहेगा, बस मैं आपको की बता दे रहा हूं क्या करना है। सारा डेरिवेशन वैसे ही रहेगा। अब शेल की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, स्फीयर आ जाएगा। चलिए मैं करता हूं, टेकिंग ए पॉज कर लिया।